Hello everyone, welcome back to the next video on applied mechanics. मैकेनिक्स के पहले वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए पहली कंडीशन आपको किसी न्यूमेरिकल में दे रखी है कि दो फोर्सेस हैं P और Q। पहली कंडीशन आपको दे रखी है, कंडीशन बेस्ड अगर प्रॉब्लम है आपकी, पहली कंडीशन में उसने दे रखा है कि ये जो दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और उस कंडीशन पर जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, उस कंडीशन पर जो इसका रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 14 न्यूटन। ये पहली कंडीशन दे रखी है। सेकेंड कंडीशन की बात करें, जब सेकेंड कंडीशन में उसने बोला कि अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल यानी अल्फा की वो वैल्यू हो गई है 90 डिग्री, और अब जो रिजल्टेंट हमें फाइंड होता है, जो रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड होती है वो दे रखी है √136। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से या इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमें उन दोनों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि पहली कंडीशन में एक दूसरे से 60 डिग्री पर थे और दूसरी कंडीशन पर 90 डिग्री पर थे। दैट इज पी क्यू, और ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, और पहली कंडीशन में क्या था, ये दो फोर्सेस थे P और Q, और इनके बीच का एंगल क्या था 60 डिग्री। इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमें P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एज इट इज, जैसे हमें ये जो डेटा दे रखे हैं, इन डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस से जो रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड करी थी, दैट इज इफ टू फोर्सेस P एंड Q आर एट एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री, सो देयर रिजल्टेंट विल बी R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज प्लस 2PQ कॉस अल्फा। ठीक, तो पहली कंडीशन की अगर बात करें, जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, यानी उनके बीच का जो एंगल है, इंक्लिनेशन है, वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 14। तो यहाँ पर ये अगर हम इनकी वैल्यूज रखें तो पहला क्या हो जाएगा, दैट इज 14 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P इंटू Q इंटू कॉस 60। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन हमारी बन गई जब इनके बीच का एंगल यानी इनके बीच के जो कोण था वो कितना था 60 डिग्री। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 14 का स्क्वायर दैट इज 196 विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो प्लस ट्वाइस ऑफ PQ इंटू 1/2। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो पहली इक्वेशन हमारी बन गई वो क्या बन गई, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस PQ इज इक्वल्स टू 196। इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। सिमिलरली बात करें अगर दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन में देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन में दे रखा है इनके बीच का एंगल यानी अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है 90, और उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट दे रखा है वो दे रखा है √136। यानी अगर यहाँ पर इक्वेशन निकाले तो क्या हो जाएगी, √136 टू द पावर 2 दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ एंड कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, यानी यहां से हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू √136 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 136। ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब अल्टीमेटली हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है P और Q की वैल्यूज, और हमें जो दो इक्वेशन, जो दो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद वहां से हमें क्या मिल रहा है, देखिए पहली इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल रही P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस PQ, क्योंकि ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 196, और दूसरी कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 136। इस इक्वेशन से यानी इक्वेशन नंबर 2 से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, 196 इज इक्वल टू 136 प्लस PQ। ओके, या PQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 196 माइनस 136, या PQ को इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60, यानी PQ की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, PQ की वैल्यू पता चल गई 60। ठीक है ना, PQ की वैल्यू है 60 और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू है 136। तो यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्टीमेटली P और Q। तो PQ को फाइंड करने के लिए हमें PQ भी पता चल गया और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर भी पता चल गया।
अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है ना। अब देखिए p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है और pq की वैल्यू भी हमें पता है, यानी यहां से अगर हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने 136, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 136 प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू की वैल्यू निकाली थी 60, यानी यहां से पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा 136 प्लस 120, ऐड करने पर जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 256, ठीक है 256। p प्लस क्यू होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256, या यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, p प्लस क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 16। तो देखिए p प्लस क्यू हमें फाइंड हो गया। सिमिलरली अगर हम p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करें यहाँ पर, यानी p माइनस क्यू टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया वैसे ही a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक। फिर से वही p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 136, तो यहाँ पर हमने 136 पुट कर दिया, माइनस ये माइनस ट्वाइस ऑफ 60, यानी यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 136 और ये माइनस का 120, यानी यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, या p माइनस क्यू की अगर वैल्यू फाइंड करें तो p माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 4। देखिए p प्लस क्यू की वैल्यू भी हमें मिल गई और p माइनस क्यू की वैल्यू मिल गई। अल्टीमेटली हमें फाइंड करना है इंडिविजुअल p और q, दो इक्वेशन दो अननोन। इसे इक्वेशन नंबर 3 फाइंड करें और इसे इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले क्या करें, ऐड कर दें। अगर हम ऐड कर देंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 16 और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 4। अगर इन्हें ऐड करेंगे q कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, या p की वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 10 न्यूटन। देखिए p की वैल्यू हमने इस कंडीशन से फाइंड कर ली। अब इस p को किसी भी इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन में हमने इक्वेशन नंबर 4 में हमने इसको रखा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू, p की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू q, या यहाँ से q इज इक्वल टू 6। तो p और q हमें फाइंड हो गए सिर्फ दो कंडीशन पर बेस। उसने एंगल दे दिया, दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए दो कंडीशन दे दी और उन कंडीशन को हमने जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं उस कंडीशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट बात आती है कि जब ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा ये दो फोर्सेस के लिए था और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर था, यानी किसी एक पॉइंट से अगर वो दोनों फोर्सेस जा रहे हों और वो किसी भी पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है लामीज थ्योरम। लामी की प्रमेय। देखिए लामीज थ्योरम की जो सबसे पहली कंडीशन ये है कि इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें 3 फोर्सेस यानी 3 फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी भी पॉइंट पर 3 फोर्सेस लग रहे हों और वो इक्विलिब्रियम में हो, वो साम्यावस्था में हो। मान लीजिए कि ये 3 फोर्सेस P, Q और R लगे हुए हैं और इन सारे ही फोर्सेस के, जैसे P की बात करें तो P के पीछे के जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल जो है वो अल्फा है, R के जो पीछे की दो हमारी साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो बीटा है, और Q के पीछे जो एंगल है वो अगर दे दें गामा है। तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हर जो फोर्स है वो अपोजिट जो दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है उसके साइन के रेशियो के बराबर होता है, दैट इज P अपॉन, अब देखिए P के पीछे कौन से दो फोर्सेस हैं Q और R और उनके बीच का एंगल क्या है Q, तो उस Q का दैट इज साइन अल्फा। सिमिलरली Q की बात करें तो Q ये फोर्स है और Q के पीछे के दो फोर्सेस कौन से हैं P और R और इनके बीच का एंगल क्या है गामा, दैट इज साइन
गामा इज इक्वल टू, आर की बात करें तो आर के पीछे के दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, क्यू और पी, और इनके बीच का एंगल क्या है, बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन साइन बीटा। That is, if three forces are acting at a point, are in equilibrium, then each force will be equal to the, or will be the ratio of the these forces will be constant. That is, P upon sin alpha is equals to Q upon sin gamma is equals to R upon sin beta. ये लामी की थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कि अगर किसी बिंदु पर तीन फोर्सेस लग रहे हों तो हर एक फोर्स बाकी के जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच के एंगल की ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। ठीक, तो पहले की बात करें तो अगर P फोर्स लिया तो P के पीछे के फोर्सेस कौन से हैं, Q और R, और उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा, तो ये हो गया P अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली Q की बात करें तो Q फोर्स आपका ये दिया हुआ है और इस Q के पीछे का एंगल क्या है, गामा, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन साइन गामा। सिमिलरली R की बात करें तो R के पीछे का के दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, P और Q, और इनके बीच का एंगल क्या है, बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन साइन बीटा। अब अगर इसका प्रूवमेंट करना हो कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि ये अल्फा बीटा गामा कैसे हमने फाइंड कर लिया, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि मान लिया दो फोर्सेस हमारे इस तरीके से लगे हुए हैं P और Q, एक ये फोर्स लगा हुआ है P और एक ये फोर्स लगा हुआ है Q। सिमिलरली एक फोर्स यहां पर लगा हुआ है R, ठीक है। अब इस R को, यानी ये जो तीसरा फोर्स है, इस R को हम इस तरीके से लगाते हैं कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज P और Q, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है अगर हम उसे R डैश से रिप्रेजेंट करें तो तीसरा फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा कि जो इस रिजल्टेंट को क्या करे, बैलेंस कर दे। यानी ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और ये रिजल्टेंट आया कहां से, इन दोनों फोर्सेस का जो परिणामी है, दैट इज P और Q। इस P और Q का परिणामी R डैश आया, तो हमने इसी पॉइंट पर जो तीसरा फोर्स लगाया उसको इस तरीके से लगाया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट पर देखिए हमें तीन फोर्सेस मिल रहे हैं, P, Q और R, यानी यहां पर हम लामी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम लामी को लगा सकते हैं। तो लामी को लगाने से पहले सबसे पहले हम फोर्सेस की बात कर लें। इधर फोर्स हमारा कौन सा है, P, और P के जस्ट अपोजिट दो फोर्सेस और कौन कौन से हैं, Q और R। हमने क्या मान लिया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। सिमिलरली R ये फोर्स दिया हुआ है, R के पीछे दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, P और Q। हमने मान लिया कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, उस एंगल को हमने मान लिया गामा, ठीक। सिमिलरली Q की बात करें तो Q के पीछे के दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो Q के पीछे के दो फोर्सेस हैं P और R, यानी अगर इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल की बात करें तो उस एंगल को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है, बीटा कंसीडर कर लिया। अब अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, हमें क्या करना है, हमें इसमें लामी थ्योरम से जो स्टेटमेंट हमने दिया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें उसका रिजल्ट फाइंड करना है। तो जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में हमने किया था, क्या किया था कि इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया था इस तरीके से। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये डायमेंशन Q है, ये अगर Q है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी Q हो जाएगा। ये एंगल अगर गामा है, दैट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q इज गामा, तो अगर ये एंगल गामा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी गामा हो जाएगा, क्योंकि ये भी Q है और ये भी Q है, ये गामा है तो ये एंगल भी गामा हो जाएगा। अब आगे के एंगल्स को हम लोग फाइंड करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन की बात करिए, अगर इसे डिनोट करें O A B C, इस तरीके से अगर इसको डिनोट करें तो पहले देखिए इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, क्योंकि ये R और R डैश एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी इनके बीच का ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ये 180 हो गया। अब ये 180 डिग्री है और इतना एंगल ये जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है बीटा, यानी यहां से लेकर यहां तक का एंगल हमने क्या मान रखा है, बीटा। तो रिमेनिंग एंगल यानी ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, दैट इज 180 माइनस बीटा, ये 180 माइनस बीटा हो गया। सिमिलरली इस एंगल की बात करें, अगर ये पूरा एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन है, इस एंगल की बात करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और इस 180 में ये जो एंगल है वो दे रखा है गामा, तो रिमेनिंग यानी इतना एंगल, ये जो एंगल बचा ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस गामा, ठीक। ये हो गया 180 माइनस बीटा, ये हो गया 180 माइनस गामा। अब इस एंगल की बात करें, अगर
इस एंगल की। तो देखिए ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है इसके साथ में, और यही रिजल्टेंट आगे सीधे चलता चला जा रहा है, और ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो बचा ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है ना। यानी अगर हम इसे अलग से इस तरीके के फिगर को ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका है O, ये है A और ये है B। दिस एंगल इज 180 माइनस बीटा, दिस इज 180 माइनस गामा, एंड दिस इज 180 माइनस अल्फा। ये तीनों हो गए। अब अगर किसी ट्रायंगल में साइन रूल लगाएं, यानी अगर कोई ट्रायंगल हमें दिया हुआ है A, B और C, और इनके करस्पॉन्डेंस जो इनकी ये जो लेंथ है ये दे रखी है B, A और C, और इस पर अगर साइन रूल लगाएं तो साइन रूल से क्या होगा कि A अपॉन साइन A विल बी इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। यानी जो भी हमारी आर्म है, भुजा है, जो डिस्टेंस दी है उसके अपोजिट जो सामने एंगल है उसका रेशियो, ये साइन रूल कहता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर OB को लें, OB को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा OB अपॉन, ठीक है ना, OB क्या है ये OB, ठीक। तो OB अपॉन कितना हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा। सिमिलरली OA कितना हो जाएगा OA अपॉन, इस OA के सामने का एंगल क्या है 180 माइनस अल्फा, तो यानी ये क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू OB हो गया, OA हो गया, अब बचा AB, ये AB, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन साइन 180 माइनस बीटा। अब OA, OB और AB इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, तो देखिए ये हमारा है Q, ये देखिए Q दिया हुआ है, ये है R, या अगर इसको R डैश भी कहेंगे तो ऑलरेडी हम लोग कह चुके हैं कि R और R डैश दोनों क्या है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में है, यानी इनकी वैल्यूज क्या है सेम है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, OB की वैल्यू हो जाएगी R, और OA कितना दिया हुआ है, OA कंसीडर किया है हमने P, यानी ये जो OA फोर्स लग रहा है वो P किलो न्यूटन का लग रहा है। तो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज पुट करें तो क्या बन जाएगा P अपॉन OB की वैल्यू, OB दिया हुआ है R, दैट इज R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू OA कितना दिया हुआ है, OA की वैल्यू है P, सो दैट इज P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू AB, दैट इज AB Q अपॉन साइन बीटा। या इसे और क्लियर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस P, Q, R. When P is the force, opposite angle is alpha, then P upon sin alpha, Q upon sin beta and R upon sin gamma. ये रिजल्ट था हमारा। इस तरीके से लामी की थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें स्टेटमेंट तो पता चल गया, उसका प्रूवमेंट तो पता चल गया, लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल में हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे कि, और ये कैसे फाइंड करेंगे कि हमें किस पॉइंट पर लामी निकालना है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है लामी उसी पॉइंट पर अप्लाई होगा जहां पर तीन फोर्सेज होंगे जो एक ही पॉइंट पर होंगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वो जो आपका BD है, यानी वो जो आपका स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अगर इस पर न्यूमेरिकल, सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल की बात करें तो सबसे पहला न्यूमेरिकल बनता है, मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर तीन फोर्सेस F1, F2 और F3 लगे हुए हैं, F1, F2 एंड F3। किसी पॉइंट पर ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं F1, F2 और F3, और F1 की वैल्यू आपको मान लीजिए दे दिया उसने 400 न्यूटन, ठीक। और ये जिस पॉइंट पर लग रहे हैं उस पॉइंट पर जो एंगल दे रखे हैं वो 120 डिग्री ईच, यानी सारे ही फोर्स आपको एंगल दे रखे हैं 120 डिग्री। न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि ये जो दो फोर्सेस और हैं F2 और F3, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को? तो
लामी का स्टेटमेंट मैंने बताया, जैसे इसमें पहला फोर्स क्या है, F1, ये F1 फोर्स है, तो इस F1 को अगर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F1 अपॉन, ठीक, और F1 अपॉन के बाद इसके पीछे के जो दो फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज कौन कौन से हैं, F3 और F2। तो F3 और F2 के बीच में जो दो फोर्सेज के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 120, यानी यहां पर कितना हो जाएगा, साइन 120। सिमिलरली F1 हो गया, दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स F2 दिया हुआ है, और F2 के पीछे के दो फोर्सेस कौन कौन से, F3 और F1, और इनके बीच का भी एंगल कितना है, 120, यानी F2 अपॉन साइन 120। सिमिलरली F3 की बात करें तो F3 फोर्स हमारा कौन सा है, ये फोर्स, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल है, कितना दिया है, 120, तो ये क्या हो जाएगा, F3 अपॉन साइन 120। अब न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें इसमें से एक फोर्स की वैल्यू दी हुई है, और वो कितनी दी है, 400 न्यूटन, यानी F1 की वैल्यू हमको दे रखी है 400 न्यूटन, यानी इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 400 अपॉन साइन 120 दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन 120, ठीक है ना। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें हमें दोनों ही वैल्यूज पता है, 400 और साइन 120। तो यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशंस को लेंगे तो F2 अपॉन साइन 120 ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 अपॉन साइन 120, ठीक। यहाँ से हम F2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली जब हमें F3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो F3 के लिए क्या करेंगे, F3 और ये साइन दिए हुए हैं, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ ले लेंगे, तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, F3 की वैल्यूज पता चल जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट केस था कि यहाँ पर एंगल कुछ भी दिया हो, हम अलग अलग एंगल्स में यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वहाँ से फोर्सेस हमें निकल आएंगे। दूसरा केस आता है कि अगर कहीं पर हमें एंगल्स खुद से फाइंड करने पड़े ज्योमेट्री से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए कि एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कि ये एक वॉल है और ये रूफ है, यानी एक छत है और ये यहाँ पर एक ये दीवार है, और इस छत और दीवार के सहारे दो डोरियों यानी दो थ्रेड की हेल्प से एक वेट को इस तरीके से लटकाया गया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, रूफ, और ये क्या है, वॉल, ठीक। इन दोनों की हेल्प से दो डोरियां हैं, ये जो दो थ्रेड रखी हुई हैं, दो रोप रखी हुई हैं, एक ये और एक ये, इनकी हेल्प से एक वेट है, मान लीजिए आपको वेट दे रखा है 120 न्यूटन का। सपोज कीजिए, डेटा कुछ भी हो सकता है, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम उसको देखते हैं। और इसको नीचे इस तरीके से लटका रखा है। आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि इस वेट को इस तरीके से लटकाने के लिए इन दोनों डोरियों पर, इन दोनों रोप पर जो टेंशन लगेगी, यानी अगर इसे T1 मान लें और इसे T2 मान लें, तो उस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहली रोप जो दे रखी है वो दे रखी है यहाँ से 60 डिग्री पर, और जो दूसरी रोप है वो यहाँ से 45 डिग्री पर है। हमें फाइंड करना है कि इन दोनों में ही टेंशन की वैल्यू क्या होगी, टेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट देखना है जहां पर हमें लामी लगाना है। तो लामी की कंडीशन क्या है कि पर्टिकुलर जिस पॉइंट पर लामी लगेगा वहां पर तीनों ही फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर तीन फोर्सेस हैं, पहला ये T1, दूसरा ये T2, तीसरा ये वेट, ठीक। अगर अलग से FBD दिखाना चाहें तो देखिए इसकी FBD इस तरीके से होगी, ये आपको W दिया है कितना, 120 न्यूटन, ठीक। ये T1 दे रखी है टेंशन, और ये टेंशन T2 दे रखी है। यानी अगर अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में बात करें तो हमें तीन एंगल फॉर्म करने हैं। पहला एक ये एंगल फाइंड करना है, दूसरा एंगल ये फाइंड करना है, और तीसरा एंगल ये फाइंड करना है। जैसे ही ये हमें एंगल फाइंड हो जाएंगे हम लामी लगा देंगे। तो सबसे पहले इस केस की बात करें, इस केस की बात करें तो सबसे पहला, अगर इस फोर्स की लाइन को हम सीधे इस तरीके से मिला दें तो देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 90, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये सीधे चलती चली जाएगी, यही 120 वाली। ये एंगल दे रखा है 60, ये हो गया 90, ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये 30 डिग्री हो गया। उसी तरीके से इस पॉइंट से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो देखिए एक ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 45 है,
ये एंगल दे रखा है 90, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अब ये एंगल 45 हो गया और ये पूरा जो आपको दे रखा है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा आपको दे रखा है 90, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है यानी इतना जो है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 45। ठीक, ये एंगल भी 45 हो गया। अब ये एंगल 45 हो गया तो बाकी क्या बचा। अब अगर इक्वेशन में लिख ले, यानी अगर इस W वाले फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा W अपॉन W के पीछे के दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो दो फोर्सेस हैं, एक ये T1 और एक ये T2, यानी इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल यानी ये एंगल। तो ये एंगल हो गया 45 और ये हो गया, ये एंगल कितना हो गया 35, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, यानी ये टोटल अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 75, ये 30 और ये 45, यानी कितना हो गया साइन 75। अभी देखिए W अपॉन साइन 45 हो जाएगा, साइन 75 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल था हमारा 60, ये 90 और ये एंगल हो गया 30। अब ये अगर 30 है, ये 45 है, तो 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 75। फिर बात करें T1 की, अगर तो T1 देखिए कौन सा फोर्स है, T1 ये फोर्स दिया हुआ है, ये T1 टेंशन जो लगी हुई, तो इसके अपोजिट पर दो फोर्सेस कौन कौन से हैं, इसके अपोजिट पर दो फोर्सेस हैं, एक ये T2 और एक ये W, यानी इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल देखिए दिया हुआ है 45 ऑलरेडी, और ये 90 डिग्री दे रखा है, यानी टोटल एंगल कितना हो गया, वो हो गया 90 प्लस 45, दैट इज 135। यानी अब अगली क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, T1 अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू, नेक्स्ट फोर्स आपका कौन सा है, नेक्स्ट फोर्स है ये T2, और T2 के अपोजिट दो एंगल, दो फोर्स कौन कौन से हैं, एक ये W और एक ये T1, यानी इनके बीच का ये एंगल। अब इनके बीच के इस एंगल को कैसे निकालेंगे, देखिए ये एंगल ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 90, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल, तो ये एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और इस एंगल की अगर बात करें, इस एंगल की, तो ये एंगल दे रखा है 30 और ये पूरा 90 है, यानी ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, ये 90, तो ये जो बचा एंगल ये कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल एंगल की बात करें तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी 150। तो यहाँ से T2 अपॉन कितना हो जाएगा साइन 150। अभी देखिए सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग इक्वेशन बन गई, हमने अल्फा जो थे अल्फा बीटा गामा वो फाइंड कर लिए। ठीक, अब अगर इस पर हमें T1 और T2 की वैल्यू फाइंड करनी हो, W हमें न्यूमेरिकल में दिया है कितना 120 न्यूटन, तो अगर यहाँ पर W की वैल्यू रखें तो कितनी हो जाएगी 120 अपॉन साइन 75, दैट इज इक्वल टू, अब पहले अगर T1 हमें फाइंड करना हो तो केवल इतने को कंसीडर करेंगे, केवल इतने को कंसीडर किया तो T1 अपॉन साइन 135, यानी यहां से अगर T1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो T1 किसके बराबर आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल टू 120 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 75। तो एक टेंशन हमें यहां से फाइंड हो गई। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, T2 फाइंड करना है, तो T2 को फाइंड करने के लिए अभी किसको कंसीडर करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी T2 अपॉन साइन 150 दैट इज इक्वल टू 120 अपॉन साइन 75। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम T2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो केवल कंसिडरेशन क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर वो पॉइंट देखना है जहाँ पर लामी लग रहा है और उसके करस्पॉन्डेंस में जो एंगल निकालने हैं वो एंगल हमें फाइंड करने होते हैं। तो आज के लेक्चर्स में लामी पर बेस्ड इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया है, इसकी और प्रॉब्लम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।